जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मैथ्स मिल्ला पर। मैं पटेल सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, कह लीजिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप सबों के लिए। आप सब 11th के बच्चे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज के बारे में जानेंगे, मतलब ऐसे वर्ड के बारे में जानेंगे। कुछ नया होगा आपका और कुछ पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। उन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो चैप्टर का नाम है वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कुछ एक्सरसाइज हैं। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग साथ में न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। तो थोड़ा बहुत हम बेसिक आज बताएंगे। एक लेक्चर के आसपास बेसिक होगा। बेसिक मतलब क्या? थ्योरी पार्ट, उसका कंसेप्ट, उसका कह लीजिए आप बनाने का जो फॉर्मूला है, चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले जो बनाने का प्रोसेस होता है वो हम इस वीडियो में पहले जानेंगे, है ना। बहुत ही सरल तरीके से और आराम से पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि हड़बड़ाएंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ते जाएंगे। और फिर जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ से आप रेगुलर कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अच्छा लगे दोस्तों तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है बाबू। स्ट्रेट लाइन सभी बात हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सारा का सारा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। आप सिर्फ धैर्य बनाए रखिए, सारा कॉन्सेप्ट हम देने वाले हैं। ठीक है, एकदम सीरीज वाइज से A to Z। तो आप क्वेश्चन करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसा नहीं कि ये थ्योरी बता रहे हैं सर तो चलो स्किप कर देते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लास नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बाबू। तो बाबू, जिंदगी के हर संघर्ष में कुछ फायदे छुपे होते हैं। जिंदगी के हर संघर्ष में कुछ फायदे छुपे हुए रहते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं, आप किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो फायदे हैं छुपा हुआ है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, पता चलेगा। ठीक ना। तो आइए हम लोग पहले पॉइंट जानते हैं इसका। अब स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए लिख रहा हूं मैं। एवरी पॉइंट हैज got pair of coordinates। Every point has got pair of coordinates। ये जानते हैं आप। इसमें स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो क्या है, उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपके पास ये कोई पॉइंट है P है, तो जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चाहे कहीं पे भी लेते हैं तो क्या ये डिनोट करता है, एक्स वाई डिनोट करता है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, एवरी पॉइंट गोट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए आपके पास कोई भी पॉइंट है, उसमें क्या है, एक्स और वाई लोकेशन होता है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास लाइन है, ये लाइन क्या है, इन्फिनाइट नंबर
ऑफ पॉइंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक लाइन बनता है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्ट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट में सिंगल पॉइंट, कोऑर्डिनेट में सिंगल पॉइंट होता है और फिर लाइन को बनाने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट मालूम होता है। ठीक है, जैसे कि आप एक पॉइंट से तो लाइन खींच नहीं सकते, एक पॉइंट से आप लाइन खींच नहीं सकते। जैसे आपके पास ये पॉइंट है, सिर्फ ये है, तो लाइन किस प्रकार से खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। आपके पास 2 पॉइंट पता है तो आप इस प्रकार से लाइन इसको ऐड कर सकते हैं ना। तो वही है, एवरी पॉइंट हैज गोट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आइए आप कुछ समझे होंगे कि लाइन क्या है। लाइन में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझिए कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सभी को हम दर बाई दर, सभी को हम स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, समझना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? आप बचपन में या 10th में आप पढ़े होंगे कि इस प्रकार से एक लाइन लेते हैं और फिर सेम डिस्टेंस का चाप लेते हैं। जैसे इससे मैच कीजिए और डिस्टेंस लीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पे चाप रखिएगा, इस प्रकार से काटेगा, मान के चलिए कि इस प्रकार से काटा है ना। फिर यहाँ से इसे चाप लीजिए, इस प्रकार से लीजिए और यहाँ से इस प्रकार से काटे हैं तो यहाँ भी आपको इस प्रकार से काटना होगा, है ना। इस प्रकार से काटें, फिर यहाँ पे चाप रखिए, फिर आपको इस प्रकार से काटना है और फिर इस लाइन को जब आप मिलाएंगे, इस लाइन को आप जब मिलाएंगे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या होगा, इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस जो है सेम होगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। अब अगला है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अब देखिए ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इससे डिफाइंड है कि आपको क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, देखिए आपके पास कोई लाइन है, मान लीजिए कि ओपी लाइन है, ओपी लाइन है और एंगल बन रहा है ओएम से, कुछ एंगल होगा यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ। तो मतलब इस प्रकार से ये जाएगा लाइन, मान लीजिए कि ओडी लाइन है ये, तो ये क्या हो गया, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। एंगल बाइसेक्टर आपका है एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये और ये एंगल को सेम पार्ट में डिवाइड करते हुए ये लाइन पास करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एंगल बाइसेक्टर। और फिर जो देखिए इस पे से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे खींचते हैं, जैसे यहाँ पे मैं खींचता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये और फिर इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी
क्या होता है इसमें, सेम होता है। एक एंगल वाई सेक्टर का जो उससे परपेंडिकुलर हम खींचेंगे तो क्या होता है, सेम होता है डिस्टेंस, याद रखिएगा। तो हम क्या बात बोले थे शुरू में बाबू, जिंदगी के हर संघर्ष में कुछ फायदे छुपे होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए आप लोग। जिंदगी के तो बाबू समझ में आ रहा होगा, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है। चलिए अब कॉलिनियर समझते हैं, कॉलिनियर क्या होता है, जो ये भी इंपॉर्टेंट है। COLLINEAR, कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होता है समझिएगा। जैसे आपके पास A B C D E पॉइंट है, मतलब A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट और E पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए कि 5 आपके पास पॉइंट है, तो ये पॉइंट कॉलिनियर कब कहलाएगा। कॉलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन में हो, ठीक है। जैसे ये लाइन है, यहाँ पर A हो, B हो, C हो, D हो और E हो, मतलब एक लाइन पर सारा पॉइंट आ जाता है। जैसे ये सारा पॉइंट जो है इस लाइन पर आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे A हो जाए, B C D E, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो पांचों पॉइंट है, जो 5th पॉइंट हमारे पास है, ये क्या हो जाएगा, कॉलिनियर, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पर आ जाना चाहिए। और देखिए मैं कहता हूं अभी जो इस पार्ट में है ये क्या है, नॉन कॉलिनियर। इसको लिख सकते हैं नॉट कॉलिनियर। और ये जो है पार्ट क्या हो गया टोटल, ये हो गया दिस इज कॉलिनियर। दिस इज COLLINEAR, कॉलिनियर। दिस इज कॉलिनियर। और ये क्या है, नॉट कॉलिनियर। अब देखिए बाबू, हम लोग कॉलिनियर पढ़ लिए, हम लोग बाइसेक्टर पढ़ लिए, तो हमको पढ़ना चाहिए क्या, हमको पढ़ना चाहिए लोकस। कि लोकस क्या होता है भाई, कॉलिनियर वगैरह तो पढ़ लिए, लोकस क्या होता है, लोकस क्या होता है। तो लोकस का डिफिनीशन पहले मैं लिखता हूं, ठीक ना, उसके बाद इसको समझाता हूं। क्योंकि ये जो पॉइंट है लोकस, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों को क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो ए सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ points in a plane, in a plane which satisfy certain geometrical condition, certain geometrical condition, और सिर्फ बोल सकते हैं और कंडीशन, सिर्फ और कंडीशन is called locus, is called locus। और एक लाइन में बोल सकते हैं इसको क्या, लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स,
ठीक है, समझिएगा क्या है जो ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, जैसे कि आपके पास मैं कहता हूं कि ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, क्या कह रहा है, ए सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब आप देखिए बहुत सारा पॉइंट इस पे है, उसमें से एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कि P x1 y1 ए पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट्स इन ए प्लेन भी सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब सर्किल आप बना रहे हैं तो इसका कुछ फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा इस पॉइंट के लिए, तभी ये क्या होगा, सर्किल फॉर्म्ड होगा। तो मतलब कि कोई भी पॉइंट लीजिएगा, उसका कुछ सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन होता है, उसी के अराउंड जो वो पॉइंट आप लेते हैं, वो जो पॉइंट होता है वही क्या होता है, लोकस होता है। तो लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट। देखिए बहुत सारा पॉइंट मिलके यह क्या हुआ, ये सर्किल बना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लोकस। अब देखिए आपको एक्स और वाई एक्सिस आपको समझना है कि क्या होता है। एक्स और वाई एक्सिस का इक्वेशन समझिएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं एक्सिस इक्वेशन एक्सिस इक्वेशन। अब एक्सिस इक्वेशन आपके पास मैं पूछ रहा हूं तो क्या बताना है आपको, जैसे कि आप मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं पूछता हूँ आपसे, चलिए मैं पूछता हूँ कि इक्वेशन ऑफ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, मान लीजिए यहाँ पे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का आपको इक्वेशन बताना है, एक्स एक्सिस का। तो इसका इक्वेशन मैं पूछ रहा हूं। इसका इक्वेशन जब कभी भी आप देखेंगे कि आप देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे y का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, इधर निगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से। तो इस पे क्या है, y 0 होता है, इस पे y 0 होता है। तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का y इक्वल टू 0। अब उसी प्रकार से मैं पूछता हूं कि y एक्सिस का बताइए, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब देखिए y एक्सिस, y पे क्या होगा, देखिए x जो है वो इसका डिस्टेंस यहीं पे 0, इसका डिस्टेंस यहाँ पे भी 0, मतलब क्या, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा ये सब टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा ये सब जानना चाहिए बाबू। ये सब जानेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन करें, डायरेक्ट हम चैप्टर पर जाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। तो एक मेरा शायरी सुन लीजिए, बहुत ही मन खुश हो जाएगा कि दौलत तो विरासत में मिलती है, दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो बाबू पढ़िए, पढ़ने के बाद आपका पहचान बनेगा, अपने आप आपके साथ दौलत आ जाएगा। तो दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। बहुत ही इस लाइन में दम है दोस्तों। चलिए हम लोग रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं स्ट्रेट लाइन का, थोड़ा बहुत हम लोग
जाने ही कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। इसमें और बहुत सारी बातें हैं, छोटा छोटा पॉइंट हम नोट करके लेके आए हैं आपके लिए। सभी को आपके सामने मैं रख देता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं परेशानी नहीं हो। चाहे आप 10th क्लास में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उससे मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम बेसिक टू हाई लेवल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको निराश हम नहीं होने देंगे। आपको लग रहा होगा क्लास करने के बाद पूरा इत्मीनान से आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जान गए हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना, लोकस भी जान गए हैं क्या हो गया है जो, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले पड़ाव की तरफ, ठीक है। तो आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस फार्मूला समझिएगा बाबू। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बाबू? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब नाम से ही परिचित हैं कि आपको डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, डिस्टेंस का फार्मूला निकालने के लिए बोल रहा है। तो मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि, चलिए एक्सिस पे ही बताते हैं, आपके पास ये है, ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है ए और बी, ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला, तो यहां पे लिख सकते हैं आप डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे? ए बी का डिस्टेंस, तो ए बी का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, याद रखिएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस फार्मूला है आपका, है ना, याद रखिएगा। ये क्या है बाबू? डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, अब आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास ये सर्किल है, ठीक है, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहां पे क्या होता है? ऑरिजिन होता है, ठीक है, ऑरिजिन होता है, और यहां से मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कुछ है, मान लेते हैं कि पी x1 y1 है, ठीक है, और इसको, इस पॉइंट को मान लेता हूं क्या, वो पॉइंट को, कि ये है क्या, x1 y1, रुकिए इसको चेंज कर लेता हूं, इसको मान लेता हूं x2 y2, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। x2 y2 हो गया, और ये क्या है? x1 y1। अब मैं कहता हूं कि OP का डिस्टेंस निकालिए इस फार्मूला से, OP का डिस्टेंस, तो OP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू? अंडर रूट, क्या बताए थे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए x1 y1 के जगह पे क्या है? ऑरिजिन है, ऑरिजिन का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
तो आपके पास निकल के OP इक्वल टू क्या आ जाएगा, OP इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। अब देखिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है तो x1/1 क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 0। तो अब देखिए इसी को इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, OP का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि यही तो सर्किल का इक्वेशन भी होता है, यही तो होता है। क्या होता है, x1 का स्क्वायर या x2 का स्क्वायर कहिए, y2 का स्क्वायर कीजिए, मतलब xy का स्क्वायर, अब इक्वल में r स्क्वायर होता है, तभी तो सर्किल का इक्वेशन होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये सर्किल का इक्वेशन आ गया। डिस्टेंस फार्मूला से ही आता है सर्किल का इक्वेशन, ये याद रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सर्किल क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब सारा चीज़ जानकारी आपको मिल गया होगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको ज़रूर ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में। जैसे कि आपके पास एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, समझिएगा। एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास ये डिस्टेंस है, मान लीजिए कि A है और यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। मैं कहता हूँ AP इक्वल टू AQ है, मतलब कि ये डिस्टेंस इसके बराबर है। तो दोनों साइड आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप Q भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब कि आप जो कंडीशन इधर अप्लाई कर रहे हैं इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल में आप ऐसा कभी भी आप किसी में भी करते हैं जो कि आप करते हुए आए होंगे। जैसे बहुत होता है ना, बहुत जगह पे होता है बाबू कि जे इसको बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, बोथ साइड रूट कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं रूट को हटाने के लिए, ऐसा चीज़ हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा हम अवगत करा दिए हैं। अब देखिए आपको बताता हूँ मैं क्या, शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा एक डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम जो है आपको जानना ही चाहिए। आपको क्या है, जानना ही चाहिए। तो आइए हम लोग शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। देखिएगा थोड़ा सा इसमें टाइम लेंगे क्योंकि यही इसी पे पूरा चैप्टर है। शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन, शिफ्ट ऑफ और नहीं ऑफ ऑरिजिन। शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन, शिफ्ट मिस प्रिंटिंग हो जाता है जीरोक्स करने में। चलिए शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन पढ़ना है आपको। सबसे पहले क्या है, अपना एक्सिस बनाते हैं, जो मेन एक्सिस होता है उसको बनाएंगे, तभी तो पता चलेगा कितना शिफ्ट हुआ है हमारा, है ना। चलिए ये हमारा क्या हो गया बाबू, एक्स। ये क्या हो गया, एक्स डैश। ये क्या हो गया, बाई डैश। ये क्या हो गया आपका बाई। ये क्या हो गया, ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब 0 0। ठीक है, एक्स और बाई एक्सिस आप निकाल लिए हैं। आपके पास मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसका इस एक्सिस से मान लीजिए कि P पॉइंट पे है XY।
क्या है, एक्स वाई। अब जैसे एक्स वाई क्या है, इस लाइन से और इस लाइन से इसका डिस्टेंस ही होगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो वो जो होता है अपने एक्सिस से कितना एंगल बनाता है वही होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से इस पे चर्चा करते हैं कि पी एक्स वाई है आपके पास कोऑर्डिनेट, तो इसका जो होगा, इसका इससे डिस्टेंस कुछ होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाई डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस। ठीक है, एक्स ही होगा ना ये। चलिए अब शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। देखिए ये जो ऑरिजिन है इसको शिफ्ट करके इसी के सामने मैं यहां पे ला देता हूं, इस ऑरिजिन को शिफ्ट किया, तो ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे, ये तो ई अपना एक्सिस मेजर करेगा, एक्स अपना एक्सिस बनाएगा ये। ठीक है, अपना एक्सिस बनाएगा तो इस प्रकार से इसका एक्सिस बनेगा। ठीक है, ये क्या है, एक्सिस है इसका शिफ्टिंग का। तो जो शिफ्टिंग है उसका मैं मान लेता हूं कि ये x1 है, ये क्या है, x1 डैश है, ये क्या है, y1 डैश है। ठीक है, ये क्या है, y1 है, y1। ठीक है, अब ये जो ऑरिजिन हो गया हमारा, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, ओ डैश, और ये मान लेता हूं मैं कि h और k है। ठीक है, h और k है, और h और k से इस पॉइंट का फिर जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा। इसका मैं मान लेता हूं कि कैपिटल X और कैपिटल Y है, और कैपिटल X और कैपिटल Y किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है, न्यू वाला, यहां पे लिख देता हूं, ये न्यू कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट है और ओल्ड कोऑर्डिनेट। आपको पता चल गया कि एच के का जो है ऑरिजिन का ये कैपिटल वाला है और ये ऑरिजिन वाला है जो है स्मॉल वाला है। तो अब देखिए डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, ये क्या है, पूरा y है, ये पूरा x है। अब ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पे करता हूँ, ये जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है ये क्या है, यही तो k है, और फिर इसका जो ये डिस्टेंस है यहाँ तक, यही तो आपका h है। ठीक है, h और k आपको पता चल गया है। ठीक है, h और k आपको पता चल गया है, तो आपसे मैं पूछता हूं कि जो शिफ्ट हुआ है ऑरिजिन, शिफ्ट ऑरिजिन का वैल्यू क्या होगा, शिफ्ट ऑरिजिन का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहां पे जो आपका जो चर्चा हुआ है h और k, ये क्या लिखना सही है क्या, ये लिखना सही है क्या, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। क्यों हम यहाँ पे आपको दर्शाए हैं k और h, यहाँ पे है तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर यही तो होगा कि यहाँ पे है, इसका होगा। तो ये जो पहचानिए बाबू, ये जो है शिफ्ट ऑरिजिन है, जो इससे शिफ्ट हुआ है, इससे शिफ्ट हुआ है, इससे शिफ्ट हुआ है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा ना k। समझ में आया क्या, इसका डिस्टेंस हो जाएगा k। आप लोग कुछ बोले भी नहीं और मैं तो लिखते चला गया और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ चेक करते रहते हैं बीच में, समझे कि क्या आपका दिमाग में चल रहा है। तो ये आपका k डिस्टेंस हो गया, और ये जो देखिए ये पैरेलल है तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि यही डिस्टेंस आपका k होगा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगा, h होगा। तो k और h आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपके पास ये डिस्टेंस आपका है y और ये पूरा डिस्टेंस है आपका
x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू, y हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस, और छोटा वाला डिस्टेंस है k। ठीक है, ये समझ में आया। और फिर देखिए ये बड़ा वाला जो एक्सिस है इसका x है डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस को पहले लिखिए, x डिस्टेंस है, और फिर ये जो क्या है h डिस्टेंस, इसमें यहां से यहां तक क्या है h, और पूरा क्या है x, तो x माइनस h करेंगे तो आपका इससे डिस्टेंस आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो न्यू जो आपका कोऑर्डिनेट बना है इसका कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम चल गया। x कोऑर्डिनेट क्या है, तो x कोऑर्डिनेट है आपका x माइनस h। ठीक है, और फिर y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y माइनस k। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया किसका, न्यू का कोऑर्डिनेट हो गया बाबू। न्यू का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये शिफ्ट होता है, ओरिजिन से ये शिफ्ट होता है, तो इसी का डिस्टेंस होता है, इसी का डिस्टेंस होता है h और k। ऐसा नहीं कि इसका डिस्टेंस ले लें, जैसे अभी हम आपसे पूछ रहे थे। तो आप देखिए न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका x माइनस h y माइनस k, और ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या था x y। कैपिटल x के जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस h, कैपिटल y के जगह पर y माइनस k। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं आपको, तो याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। कैपिटल x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल x माइनस h, और कैपिटल y को रिप्लेस किससे करेंगे, y माइनस k। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में काम देगा। अभी हम बोल रहे हैं, बाद में आपको लगेगा सर तो वहाँ बोले थे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो आपको ध्यान रखने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है बाबू, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो है, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो है, उसका एहसान मानिए दोस्तों, जो रोकने टोकने वाला। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। सही बात है, माली अब रहेगा ही नहीं, तो जो भी लोग जाएगा एक पत्थर मार के तुरंत आम चाहे अमरूद चाहे कुछ भी लेके वो चल देगा। तो बाबू जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं, जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा। तो आपको कोई भी रोक टोक कर रहा है तो ऐसा नहीं कि एकदम आप साजिश रच दीजिए, उसको कहिए कि इसको हम उठा ही लेंगे, इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। ऐसा नहीं बाबू, क्योंकि ये जो है दुनिया, ये दुनिया में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो समझिए कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। समझे दोस्तों, ये सब चीज़ ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, हर किसी को मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बातें जो है बहुत ही आते जाते रहेंगे। हम क्लासेस में बहुत तरह की बातें ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, और अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही लगाव के साथ हम पढ़ाते हैं। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पूरा समझिए कि कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी मैं बोल दिया, नहीं, मैं बोलता हूँ वही जो स्टूडेंट के लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, और ना ही इधर का बात ना ही उधर का बात मैं बोलता हूँ। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर फोकस रहता है मेरा। तो आप मेरे पर एक बार ट्रस्ट करके देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए कि क्या ये टीचर सही में क्या है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा x माइनस h। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा
बाई माइनस के, बाई माइनस के। जिन बागों में माली नहीं होते हैं, बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, आप समझिएगा तब कहिएगा कि क्या सर बोले हैं, क्या लाइन बोले हैं। वाह 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 करिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेता हूं कि आपको समझ में आया है बेसिक कंसेप्ट या नहीं। देखता हूं मैं आपको टेस्ट करके, टेस्ट करता हूं, टेस्ट मैं आपको करता हूं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट से भी होकर गुजर सकता है। ये जानते हैं कि द सिंपलेस्ट लोकस इन ए प्लेन इज ए लाइन। द सिंपलेस्ट लोकस इन ए प्लेन इज ए लाइन। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट्स है तो आप 1 लाइन आप खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। 2 पॉइंट्स रहेगा तो आपके पास 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स है तो 3 लाइन खींच सकते हैं, जैसे ट्रायंगल बनता है ना। मैं फिक्स बोल रहा हूं, ऐसे तो 1 लाइन से आप इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन खींच सकते हैं। वो फैमिली ऑफ लाइंस में आपको बताएंगे, है ना। अभी जो मैं बात बोल रहा हूं उतना ही तक आपको समझना है, ज़्यादा दिमाग आप नहीं लगाइए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इतना ही समझना है कि 2 पॉइंट्स से 1 लाइन खींच सकते हैं। आपके पास 3 पॉइंट्स है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 लाइन खींच सकते हैं, है ना। तो बाबू आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। क्या होता है इंटरसेप्ट? अब इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले इंटरसेक्ट के लिए एक्सिस हम लोग बना लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि इंटरसेप्ट मतलब कट किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन में एक एक्सिस बनाते हैं, उसी में हम लोग देखते हैं। अब देखिए बाई इंटरसेप्ट मतलब बाई पे कटिंग करेगा और एक्स पे, दोनों को जानना इसलिए दोनों पर लाइन खींच दिए। ठीक है, काटते हुए चला गया। अब हमको प्राप्त होगा बाई पे कुछ कटिंग पॉइंट है, एक्स पे कुछ कटिंग पॉइंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। कि वाई इंटरसेप्ट वाई पे कट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट, और एक्स पे कट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो चलिए इसका ऑरिजिन यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑरिजिन है आपका। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट है आपका बी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कुछ पॉइंट कि ए और बी मैं मान लिया। चलो ठीक है, मान लिया। अब कुछ डिस्टेंस पे ये कट कर रहा होगा, यहां पे आपको समझ में आ रहा हो ये कुछ डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि चलिए आपका जो डिस्टेंस है, आपका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे ए है और वाई एक्सिस पे आप जो कट कर रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो हो गया बी। ठीक है, तो आप डिस्टेंस में यहाँ पे बोल दिया, तो आप डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि सर इसका कोऑर्डिनेट तो ए हो जाएगा और 0 हो जाएगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और इसका कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा। मतलब कि ए और बी का आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट आ गया है बाबू, तो इसको क्या बोलेंगे कि एक्स वाई इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। मैं कहता हूं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा, तो वाई इंटरसेप्ट इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट और इसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। अब मैं कहता हूं कि जो एक्स इंटरसेप्ट है उसका कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट बताइए और वाई इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो एक्स इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा और वाई इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा और एक्स इंटरसेप्ट के लिए यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब मैं कहता हूं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताइए, जो मैं पिछले क्लासेस में बोला हूं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और फिर एक्स बाई एक्सिस पे क्या हो जाता है, x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का लाइन और फिर ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। और ये जो लाइन को आप रिप्रेजेंट करते थे, कोई भी लाइन है, एल लाइन, एम लाइन, कोई भी लाइन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जानना क्या था, इसमें आपको जानना क्या था कि एक्स इंटरसेप्ट किस प्रकार से आता है और वाई इंटरसेप्ट किस प्रकार से आता है ना। अब देखिए, इसमें एक बात और है कि अगर आपके पास एक्सिस है, समझिए एक बात को, मैं कहता हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स है ये वाई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप खींचिए तो यही लाइन हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचिए तो यही लाइन हो जाएगा। मतलब कि वाई एक्सिस के पैरेलल बोलेंगे तो एक्स पे कुछ कट करेगा, मतलब ये देखिए यहाँ पे कटिंग हुआ। और जब आपको बोलेंगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल लेना है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स पे कटिंग कर दिया। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना है तो वाई पे ये कट करेगा। समझ में आया क्या? जैसे आपके पास ये, मान लीजिए कि ये आपका पास एक्स एक्सिस था, यही एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो है आपका लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वाई पे कट किया, वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो एक्स एक्सिस पे कट करेगा। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी को आप पॉइंट में भी लिख देते हैं, थोड़ा सा है ना, पॉइंट में मैं लिख देता हूं तो याद रहेगा आपको। ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस has no x intercept। समझ गए होंगे। ये लाइन आपके पास कोई लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या x पे कटिंग हो रहा है, x पे कटिंग नहीं हो रहा। तो वही कह रहा है, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज नो x इंटरसेप्ट, x को कट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ y को कट करेगा। उसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट भी लिख सकते हैं, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैज नो y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट नहीं होगा। y एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इंटरसेप्ट नहीं होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इंटरसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, वो तो कट करेगा y पे। पता नहीं कौन सा परिवार है पर सलाम है ऐसे लोगों को। क्या बात मैं बोला हूं दोस्तों, गौर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना कार्य करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बताना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग
गजब होते हैं। चलिए अगला जो है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, inclination of a line, inclination of a line। ठीक है, अब inclination of a line क्या होता है वो समझिएगा। जैसे आपके पास ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, x एक्सिस। अब देखिए ये जो लाइन है मान लीजिए कि O है और ये P है। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन यही होता है कि वो x एक्सिस से कितना एंगल पे है। x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मान लीजिए कि वो थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पे जो OP का जो इंक्लाइनेशन हो गया थीटा डिग्री हो गया, किससे? x एक्सिस से। ये चीज़ आपको समझना है। अगर मैं कहता हूँ दूसरा एक्सिस में बना लेता हूँ, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। देखिए दो पैरेलल लाइन में खींच रहा हूँ, ये क्या है? L और M जो है, L पैरेलल है क्या? M के। ठीक है, अगर ये लाइन थीटा बना रहा है, पैरेलल लाइन है, तो ये भी जो एंगल है थीटा ही बनाएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है और पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दोनों एक्सिस, तो उसका जो एंगल है, इंक्लाइनेशन है, वो सेम हो जाता है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन का मतलब यही समझना है कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में वो कितने एंगल पे है, वही हो जाता है उसका इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो एक और है इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल जो है पैरेलल कब होता है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए ये थीटा है, थीटा डिग्री पे, इसको रोटेट कर देंगे ये, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मतलब क्या? थीटा 0 डिग्री पर होगा तो कौन साइड करेगा? या तो पैरेलल जाएगा, या फिर कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा। क्या कब होगा? मान लीजिए इसको थीटा, इसको थीटा 2, ये क्या कब होगा? जब आपस में L पैरेलल M होगा, तो ये कह सकते हैं। और ये देखिए थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या? इस लाइन पे ही होगा, मतलब कौन साइड करेगा या फिर पैरेलल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये सब चीज़ छोटा छोटा पॉइंट है, आप याद रखिएगा। एक पॉइंट लिख कर लेके आया हूं मैं, क्या है? टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम इंक्लाइनेशन। यहाँ पे मैं बता ही दिया कि आपके पास पैरेलल लाइन है तो सेम इंक्लाइनेशन होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन, अब ये टर्म सही है पढ़ने के लिए। स्लोप ऑफ ए लाइन। अब देखिए स्लोप ऑफ ए लाइन ये क्या कहता है? स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप क्या होता है? तो जैसे m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू tan थीटा ही स्लोप होता है, लेकिन यहाँ पे समझना है आपको कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो अब देखिए m इक्वल टू tan थीटा तो हम लोग जानते हैं कि ये स्लोप होता है, तो m इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan थीटा का वैल्यू कब कब अनडिफाइंड होता है ये जानना जरूरी है। tan थीटा का वैल्यू tan 90 पे मतलब कि थीटा डिग्री जब होता है 90 डिग्री, तो ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है दोस्तों। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब होगा तो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थीटा
एम का वैल्यू जब निकालने जा रहे हैं तो थीटा का वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए। मतलब थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू π/2 या फिर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा, याद रखिएगा। जैसे किसी का स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, उसका थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। थीटा का वैल्यू पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको स्लोप का, जैसे स्लोप ऑफ ए लाइन, देखिए आपके बुक में क्या रहता है, स्लोप भी लिखा हुआ रहेगा कहीं पे, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप भी बोलते हैं और फिर क्या बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी जाने हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये कब डिफाइंड होता है वो चीज़ जाने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक हम लोग करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम लोग क्या देखे हैं, बेसिक, जितने भी टर्म बेसिक आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और फिर दोस्तों जो भी टर्म अभी पढ़ाया जा रहा है, जो भी टर्म हम लोग अभी बेसिक से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये है दोस्तों आपके लिए, क्या है ये, कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग 10th में नहीं पढ़े हैं, जो भी लोग पढ़ाई में थोड़ा सा डिसमिस किए थे, वो सब यहाँ पे पूरा कंप्लीट का कंप्लीट मेरे साथ में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको कहीं पे परेशानी नहीं आएगा पूरे 11th और 12th में। ठीक है, 11th का भी क्लास चल रहा है और 12th का भी क्लास चल रहा है। जिन बच्चे को 11th का चाहिए वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा A to Z। ठीक है, और 12th का भी बच्चा है तो उनको ये, और फिर IIT का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उनको 11th और 12th दोनों अब उनको पढ़ना पड़ेगा, तो दोनों आप लोग पढ़िए। और फिर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ आप पढ़िए तो शिद्दत के साथ पढ़िए, चीटिंग के साथ मत पढ़िए कि कभी यहाँ कभी वहाँ। टीचर पर विश्वास रखिए, टीचर पर विश्वास रखेंगे आपका जो करियर है वो दाव पे नहीं लगेगा। टीचर पे विश्वास नहीं रखेंगे आपका करियर पे दाव लग जाएगा। तो अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है दोस्तों, अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है, जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। इसलिए अकड़ नहीं होना चाहिए, अपने माता पिता को सुरक्षित प्रदान करें, अपने माता पिता से अच्छे लगाव से रहा कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो जीवन नौछावर किए हुए रहते हैं। और कोई भी पिताजी, कोई भी माताजी ये नहीं समझते हैं कि मेरा बेटा खराब हो। ठीक है, दुनिया में, दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, माता पिता हर किसी के नसीब में नहीं होता है दोस्तों, साया उड़ जाता है। तो इसलिए आप ये भी चीज़ गौर कीजिएगा कि जो आपके माता पिताजी चाहेंगे आपके लिए, वो आपके लिए कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और फिर से नए सेशन में, अगले वीडियो लेक्चर में, अगले एक्सरसाइज में बात करने के लिए अगले वीडियो में बनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। शेयर कीजिएगा, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, आपको पता होगा कि हम कैसे टीचर हैं। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं।